इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में कर मैं लिया कर लिया सर, कर लिया। ओके। वेलकम। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा जो हिंदी दैनिक वेबिनार का सेशन है वो हमारा 860वां सेशन है। जैसा कि आप जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इंग्लिश का इंटरनेशनल सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईएफपीएच अपने 5 साल पूरे करने जा रहा है और इसका एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ताज विवांता कोचीन केरला में 28 सितंबर को होने जा रहा है। और ये सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं ifph.care पे, जिसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में टाइप किया है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस इवेंट में हिस्सा लेके आईएफपीएच के 5 साल की कंप्लीशन को एक बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन बनाएं। क्योंकि आईएफपीएच के पीछे जो ये निरंतर जो ये कोविड काल से ये दैनिक वेबिनार शुरू हुए हैं, ये इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत, एफर्ट और जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन है। उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, होम्योपैथी को और आगे बढ़ाने के लिए और इसी तरह आईएफपीएच आगे वेबिनार्स करते रहे, उस चीज के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं ifph.care पे जाके, वहां पे सारे डिटेल्स दे रखे हैं। आज के सेशन की ओर बढ़ते हुए, आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर नीरव भट्ट। मैं डॉक्टर नीरव भट्ट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर नीरव का एक छोटा सा इंट्रो मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। डॉक्टर नीरव बीएचएमएस, एमडी और पीएचडी स्कॉलर हैं और रिपर्टरी डिपार्टमेंट में फिलहाल जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी एट अरिहंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड गांधीनगर, एंड ऑल्सो प्रिंसिपल हैं नूतन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इनका काफी एजुकेशन, रिसर्च और वर्कशॉप्स में और मेडिकल कैंप्स में एंड एग्जामिनर, एज एग्जामिनर भी रह चुके हैं और अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं रिपर्टरी में, और इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। तो डॉक्टर नीरव का जो आज का टॉपिक है वह है डॉक्टर जेम्स टायलर केंट। डॉक्टर जेम्स टायलर केंट से कोई अछूता नहीं होगा इस नाम से। होम्योपैथी जगत का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने मटेरिया मेडिका हमें केंट लेक्चर्स के नाम से एक बहुत बेहतरीन उपहार दिया है। उनका जीवन इतिहास के ऊपर आज डॉक्टर नीरव अपना प्रकाश डालेंगे। तो डॉक्टर नीरव सर, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। इज इट विजिबल? विजिबल है? हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। सभी श्रोतागण को डॉक्टर नीरव भट्ट का सादर नमस्कार। आज का हमने जो टॉपिक लिया है, जेम्स टायलर केंट का जीवन और विरासत। वैसे तो कोई भी होम्योपैथ ऐसा नहीं होगा कि जिनको जेम्स टायलर केंट की अचीवमेंट और उनके कंट्रीब्यूशन को ना मालूम हो, पर हमने एक छोटा सा प्रयत्न किया है, छोटा सा ट्राई किया है उनकी एक अदर एस्पेक्ट दिखाने का। तो जेम्स टायलर कैंट हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन करके फिर डिटेल्स में देखते हैं कि व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जेम्स टायलर कैंट का जन्म 31 मार्च 1819 को वुडहॉल में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन ने चिकित्सा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की भी नींव रखी थी। उन्होंने मेडिसिन विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके बहुत ही कम उम्र में अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। अब जहाँ जब जब कैंट साहब की बात होती है तो 1874 में डॉक्टर कैंट ने, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी एलन, उनसे उनका विवाह हुआ। सेंट लुइस मिसौरी में वो बस गए थे और मिसौरी में रहते थे। दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही कम एज में, एट द 19 इयर्स की एज में एलन का निधन हो गया। और तब तक डॉक्टर कैंट एक्लेक्टिक प्रैक्टिस में अपना जो अचीवमेंट थे वो ले चुके थे। उन्होंने एक्लेक्टिक स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और वो एसोसिएशन के, एक्लेक्टिक स्कूल ऑफ प्रैक्टिस के एसोसिएशन के सदस्य भी बन गए थे।
और ये जो अवधि है वो चिकित्सा क्षेत्र में उनके प्रारंभिक प्रयास का प्रतीक थी, जिनके बाद उनका संपर्क परिवर्तनकारी रहा। यहाँ ल्यूसी की बीमारी के पहले हम जो कहना चाहेंगे वो पोषण है स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी का। कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्वीडनबर्ग जो थे, जो 16th और 17th सेंचुरी में हो गए, तो स्वीडनबर्गियन स्कूल ऑफ प्रैक्टिस और स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी से डॉक्टर जेटी कैंट काफी प्रभावित हुए थे। और वो एक प्रिंसिपल रीजन था उनकी लाइफ में कि जो हम जो मेंटल सिम्टोम और मेंटल सिम्टोम की जो 3 कैटेगरी डिस्कस करते हैं, ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं और इन जनरल हमें हमारे टीचर्स ने भी बताई थी। तो वो जो 3 कैटेगरी है वो कितने हद तक स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी से कोरिलेट है वो हम लेटर पोर्शन में देखेंगे। पर स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी का मेन रीजन वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्प्रेड होने का मेन रीजन ये था कि जैसे कि हम सबको मालूम है कि 18th सेंचुरी में ब्लड लेटिंग, मर्क्यूरी ट्रीटमेंट जैसी ट्रीटमेंट का यूज करके लोगों को ट्रीट किया जाता था। तो जो स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी थी वो या स्वीडनबर्गियन स्कूल थी, वो सभी चर्च में जाके सभी को नॉलेज स्प्रेड करते थे और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। और उन्हीं से डॉक्टर कैंट ने अपना स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी को एडप्ट किया था। और तब से लेके टिल हिज लास्ट ब्रीथ उस डॉक्टर जेटी कैंट ने अपनी स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी को अपने दिमाग में इस तरह हावी किया था कि उनके कई कंट्रीब्यूशन में आपको स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी का ज्यादातर अधिकतम उनका कंट्रीब्यूशन दिखेगा। अब जब बात जो दिस ल्यूसीस एग्जाम्पल भी सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो उनकी दूसरी वाइफ थी ल्यूसी, वो बहुत ही अपने जैसे कि दूसरी बार लूसी से शादी की, जिनके प्रति वो बेहद समर्पित थे। पर ल्यूसी को बहुत ही यंग एज में गंभीर बीमारी हुई। गंभीर बीमारी के कारण उनको 1978 में, सॉरी 1878 में वो बीमार पड़ गए और उन्होंने अनिद्रा, तांत्रिक दुर्बलता और एनीमिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो उसी की वजह से जब एग्जिस्टिंग सिस्टम या एक्लेक्टिक प्रैक्टिस या एलोपैथिक प्रैक्टिस को लेकर कैंट साहब ने उनका जब इलाज किया, पर वो इलाज से वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उनकी हालत ना तो पारंपरिक ना ही पारंपरिक उपचारों से ठीक हो पाई और इतनी बिगड़ गई कि वे महीनों तक बिस्तर पर ही रही। ये एग्जाम्पल हमें याद है, तब तक सबको मालूम ही है। लूसी के श्वास के इस महत्वपूर्ण दौर ने अंततः डॉक्टर कैंट को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की खोज करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि डॉक्टर कैंट ल्यूसी की वीकनेस और ल्यूसी की गंभीर बीमारी से काफी प्रभावित थे और उनको जल्द ही ऐसा उपचार चाहिए था जिसकी वजह से ल्यूसी को ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आए। तो राहत पाने के लिए बेताब लूसी ने प्रसिद्ध चिकित्सक रिचर्ड फैलन, ये एग्जाम्पल भी सबको मालूम है कि रिचर्ड फैलन उस टाइम के होम्योपैथ थे जो वहां पे उस प्रोविडेंस में प्रैक्टिस करते थे। और उन्होंने रिचर्ड फैलन का नाम सुना था कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस रिचर्ड फैलन बहुत अच्छी करते हैं। तो और डॉक्टर ल्यूसी के कहने पर कैंट का इस परामर्श में कड़ा विरोध था। यहाँ तक कि जांच के दौरान डॉक्टर फैलन ने पूछताछ करने के लिए तरीके का भी मजाक उड़ाया था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि होम्योपैथ एक डिटेल हिस्ट्री में जाएगा कि उनका भूख कैसा है, प्यास कैसी है, जो जिसे हम पर्सनल हिस्ट्री कहते हैं या मेंटल सिम्टोम कहते हैं या पेशेंट एज अ पर्सन कहते हैं। उन सभी क्वेश्चन के रिलेटेड, उन सभी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जब क्वेश्चन डॉक्टर फैलन ने किए, तो उसी को लेके डॉक्टर कैंट ने उनका मजाक भी उड़ाया था। हालांकि डॉक्टर फैलन के इलाज के बाद यानी प्रिस्क्रिप्शन के बाद लूसी में ड्रास्टिकल इम्प्रूवमेंट आए और इस घटना को कैंट पे गहरा प्रभाव पड़ा। सभी लोग हम जानते हैं कि इसे
जब ल्यूसी ने दवाई ली और दवाई लेने को बोला गया था और कैंट साहब अपने रीडिंग में बिजी हो गए थे, और जब वो वापस उनको याद आया कि मुझे ल्यूसी को डोज देने हैं, जब वो देखने गए तब तक तो ल्यूसी मैडम सो गए थे। तो दिस पर्टिकुलर इवेंट ने कैंट को काफी प्रभावित किया, और उन्हें ये ख्याल आया कि ये छोटी गोलियां जो है वो कैसे इतने बड़े गंभीर डिजीज, जहाँ पे सब सिस्टम ने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे, वहां एक डॉक्टर फैलन यंगस्टर आते हैं और अपनी होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन से ऐसा तो जादू करते हैं जिसकी वजह से ल्यूसी को नींद आ गई। और उस पॉइंट से लेके डॉक्टर जेटी कैन साहब डॉक्टर रिचर्ड फैलन के कांटेक्ट में आए, और ये होम्योपैथी एग्जैक्टली क्या साइंस है और उसको कैसे अपनी लाइफ में सीख सके, या उसको कैसे, उस परामर्श को कैसे अपने आप में वो ला सके, उसका उन्होंने फैसला किया। और दैट पॉइंट ऑनवर्ड वो डॉक्टर फैलन के कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे, और उन्होंने होम्योपैथी को धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया। और लेटर ऑन हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो दिस इज अ पर्टिकुलर पोर्शन की जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथी में उनको विश्वास आया कि नहीं, ये भी एक साइंस है कि जो अच्छे से मरीज का ट्रीटमेंट कर सकता है। और डॉक्टर कैंट को विश्वास हो गया कि होम्योपैथी बीमारी के मूल कारण का समाधान करने वाली एकमात्र चिकित्सा प्रणाली है। और ये पॉइंट पे उन्होंने बहुत क्लियर हो गए कि एक होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है कि जो रूट कॉज तक जाके बॉडी के अंदर से क्यूरेटिव रिजल्ट देता है। तब तक, जब तक ये हुआ, तब तक उन्होंने एक्लेक्टिक स्कूल ऑफ प्रैक्टिस जो थी वो उन्होंने छोड़ दी थी, और वो टोटली होम्योपैथ की ओर या होम्योपैथिक सिस्टम की ओर कन्वर्ट हो गए थे। और उस पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड उन्होंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। फिर उनको व्यक्तिगत क्षति हुई 1880 में। डॉक्टर कैन की दूसरी जो वाइफ थी, वो भी ल्यूसी, वो भी उनका देहांत हो गया या निधन हो गया। फिर वो धीरे धीरे होम्योपैथी के प्रति इतने आकर्षित हुए कि धीरे धीरे वो गए शैक्षणिक नेतृत्व में, और 1890 में वे फिलाडेल्फिया में डीन और प्रोफेसर का पद संभालने के लिए पेंसिल्वेनिया चले गए, और 1899 तक इस पद पर बने रहे। तो ये चीजें हम सबको मालूम है कि डॉक्टर कैंट ने एजुकेशन फील्ड में 1890 ऑनवर्ड्स क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। डॉक्टर कैंट के जीवन को क्लारा लुइस टोबे ने और समृद्ध बनाया, जो उनके उपचार के बाद होम्योपैथ बन गई। तो क्लारा लुइस कैंट को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैंट और पोस्थमस एडिशंस ऑफ कैंट में रेपर्टरी में डॉक्टर क्लारा लुइस कैंट का क्या योगदान रहा है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि डॉक्टर क्लारा लुइस टोबे वाज फर्म बिलीवर ऑफ स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी। तो स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी के तहत वो जब जब डॉक्टर कैंट को लेके चर्च में जाते थे, और जहाँ पे स्वीडनबर्गियन फॉलोअर्स इस चीज का परामर्श करते थे या डिस्कशन करते थे, तो इन चीज के वजह से डॉक्टर कैंट स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी की ओर ज्यादा आकर्षित हुए, और उन्होंने ये मन बना लिया था कि स्वीडनबर्ग ने जो 16th और 17th सेंचुरी में जो जो उपलब्धियां हासिल की है, उसको फर्दर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, या उसका कोरिलेशन होम्योपैथी में हम कैसे कर सकते हैं। वो पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने होम्योपैथी का इंटीग्रेशन स्वीडनबर्गियन फिलोसॉफी के साथ करना शुरू किया। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि 16th और 17th सेंचुरी में स्वीडनबर्ग वाज अ पर्सन कि उसने एनाटॉमी के बहुत सारे स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का आइडेंटिफिकेशन उन्होंने किया था, फ्रंटल कॉर्टेक्स का आइडेंटिफिकेशन उन्होंने किया था, मेमोरी फ्रंटल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, वो उसका भी इन्वेंशन, उसकी भी उपलब्धि वो स्वीडनबर्ग को जाती है। तो बाद में वे उनकी पत्नी बनी, दैट इज क्लारा लुइस टोबे बिकम्स क्लारा लुइस कैंट।
और होम्योपैथी पर उनके प्रसिद्ध कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेपर्टरी के फील्ड में जो पोस्टमस एडिशन आई कैंट की 1924 में, उसमें क्लारा लुइस कैंट का अहम योगदान रहा है। 6 जून को 1910 को डॉक्टर जेम्स टायलर कैंट का मोंटाना में 67 वर्ष की आयु में ब्राइट रोग के कारण निधन हो गया, और वे अपने साथी होम्योपैथ और चिकित्सा के क्षेत्र के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ गए। राइट, सो लीगेसी जो कैंट साहब ने छोड़ी वो आज तक और कई जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने इस लीगेसी को फॉरवर्ड किया है। तो शिक्षण में योगदान की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सेंट लुइस में वो मटिया मेडिका के शिक्षक रहे 1881 टू 1888। फिर 1890 टू 1899 फिलाडेल्फिया के होम्योपैथिक स्कूल में वो मटिया मेडिका के शिक्षक रहे। देन हनीमैन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिकागो तथा हैरिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वो मटिया मेडिका के वरिष्ठ व्याख्याता रहे। शिक्षा के प्रति डॉक्टर कैंट के समर्पण ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को कई पीढ़ियों को आकार दिया है। नाउ जो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं आज, वो इस 3 क्वालिटी, द 3 ग्रेटेस्ट मास्टर कैंट के महत्तम गुण, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। सी जो पहला पॉइंट है दैट इज डॉगमेटिस। तो हम सबको मालूम है कि किसे डॉगमेटिस कहा जाता है, द वन हु इज फर्मली बिलीवर इन अ प्रिंसिपल्स, द वन हु बिलीव्स इन द एथिक्स। तो ये थोड़े कोट्स है जो हमने लेसर राइटिंग और माइनर राइटिंग से कलेक्ट किए हैं, और बहुत ही अच्छे कोट है जिसकी वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट क्वालिटी जो डॉगमेटिस की डॉक्टर कैंट साहब में थी, उनके जो कोट्स है कि जब आप फेलर देखते हो तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो फेलर है वो होम्योपैथ का है। जब आप ये सोचते हो कि होम्योपैथी फेल हुआ है तो आप एक गलत तरीके से सोच रहे हो। तो वो बहुत ही क्लियर थे कि जितने थॉट्स है, जितने अपने होम्योपैथ के प्रिंसिपल्स है, जो कार्डिनल प्रिंसिपल जिसे हम बोल बताते हैं, हनीमैन साहब ने जो एक्सप्लेन किए हैं कि जब कभी भी एक ट्रीटमेंट के दौरान, उपचार के दौरान जब आप फेल होते हो तो आपको ऑलवेज ये बिलीव करना है, या फर्मली ही वॉज बिलीवर कि जो फेलर हुआ है वो होम्योपैथ की वजह से हुआ है, ना कि होम्योपैथी की वजह से हुआ है। तो दूसरी पॉइंट में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो जितने प्रिंसिपल्स है, और उसमें भी खासतर महत्तम उसमें लॉ ऑफ सिमिलर को डिवाइन लॉ से कोरिलेट किया है। और वो डिवाइन लॉ, जब हम लॉ की बात करते हैं तो वो लॉ यूनिवर्सल रहता है। तो उस चीज को बहुत ही उन्होंने तवज्जो दिया है। और जो जितने भी कार्डिनल प्रिंसिपल है उनको वो फर्मली बिलीव करते थे कि ये कार्डिनल प्रिंसिपल ही है जो एक होम्योपैथ को सफलता की ओर ले जाते हैं। जो तीसरा पॉइंट है कि जो बाहरी दिखावा है, या द आउटर वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ रिजल्ट एंड द इनर वर्ल्ड इज नॉट डिस्कवरेबल बाय द सेंसेस बट बाय द अंडरस्टैंडिंग। राइट, तो जो हमें जो दिख रहा है वो आउटर वर्ल्ड है। राइट, या हमें जो दिख रहा है वो आउटर साइड का एंड रिजल्ट है। तो इनर वर्ल्ड यानी हमें ऑलवेज जो मरीज है उसके अंदर झांकना चाहिए, अंदर झांकना चाहिए, और उसमें क्या क्या एबनॉर्मालिटीज है, क्या क्या मॉर्बिड फिनोमिना है, उसको उसको ज्यादा परामर्श करना चाहिए और उसको अपने प्रिस्क्रिप्शन में ज्यादा वेटेज देना चाहिए। There are two worlds, the world of thoughts and immaterial substance, and the world of matter or material substance. There is a innermost to everything that exists or the outermost could not be. Again यहाँ पे भी वही बात बोला गया है कि जो इंसान है उसके भीतर यानी उसके दिमाग में या माइंड में क्या चीजें चल रही है, उसी के बेस पे आउटर फिनोमिना या आउटर डिजीज विल गेट एस्टैब्लिश्ड। One cannot afford to be liberal with the principles.
तो उनका थॉट वेरी क्लियर था। जितने भी प्रिंसिपल्स लेड गए किए गए हनीमैन साहब द्वारा, जो जिन्हें हम कार्डिनल प्रिंसिपल के नाम देते हैं, उनके साथ कोई भी लिबर्टी या कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। तो अगले पैराग्राफ में यही चीज बोली गई है कि वो कितने प्योराटिनिकल और डॉगमेटिक एटीट्यूड के साथ इसको प्रैक्टिस किया करते थे। और वही चीज आपको थ्रू आउट कैंट लेक्चर भी दिखेगी, वेदर डॉक्टर कैंट वाज डॉगमेटिक, इन डिक्टेटोरियल, inflexible. These qualities doubtless derived in a part from Honeyman himself, but they have been rekindled, restated, and mastered repeatedly by leaders of the movement down the year, especially by the Kent. तो जो बया कर रहा है कि ये जो प्रिंसिपल थे वो भले ही हनीमैन साहब ने एस्टैब्लिश किए थे, फाउंडेशन उनका था, पर उसको रीस्टेट करना, उसको मॉडिफाई करना और अपग्रेड करना, रीअसर्ट करना, वो काम कैंट साहब ने किया था। The homeopathic principle, when known, are plain, simple, and easily comprehended. They are in a harmony with all things known to true. So again, which is correlating with the strong correlation of a principle. Beware of opinion of man of science. Honeyman has given us a principle which we can study and advance upon. It is law which governs the world and not a matter of opinion or hypothesis. तो यहाँ पे ओपिनियन और हाइपोथेसिस का कोई क्वेश्चन नहीं आता जब बात आती है प्रिंसिपल की। और जब हनीमैन साहब ने ये सब प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो उन प्रिंसिपल को हमें स्टडी करना है और उसका एडवांसमेंट करना है। तो अगेन वो दिस मीन्स लॉ, इट मीन्स फिक्स प्रिंसिपल, इट मीन्स लॉ as a certain as that of a gravitation, not a एक्सक्यूज मी guesswork डॉक्टर or a नीरव, डॉक्टर yes नीरव ma'am, आपकी स्लाइड नहीं मूव कर रही है। just a minute. जो आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से स्लाइड मूव नहीं कर रही है। अब कर रही है मैम? ये वाला पेज शो कर रहा है हेलो। मास्टर केंट के 3 महानतम गुण, और जो आप कंटेंट बोल रहे हैं वो नहीं शो कर रहा है, या वो ऐसे ही है। So our principle have never changed. They have always been the same and will remain the same. So डॉक्टर कैन साहब ने बहुत ही क्लियरली अपने प्रिंसिपल, जो होम्योपैथी के कार्डिनल प्रिंसिपल जो हनीमैन साहब ने एस्टेब्लिश किए हैं, उनका बहुत ही क्लियर है कि दैट आर द यूनिवर्सल। और एक ओपिनियन उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जो दिया है, मैन टुडे इज डिस्ट्रॉयड एज टू हिज इंटीरियर, so that truth looks as black as smoke and false philosophy as bright as the sun. Right? So man is today destroyed as to his interior. जो जो सच है वो धुएं की तरह लग रहा है, और जो गलत है वो ब्राइट सन की तरह दिख रहा है। Second greatest quality which was pursued by Dr. Ken साहब, that is anti-materialistic. तो जो कैन साहब ने जो बोला गया है कि the tendency for the human mind to run after the visible that can be felt with the fingers leads one to adopt foolish theories like bacteria and doctrine and the molecular theory. तो जो बात हम उस टाइम की बात करें, तो उस टाइम का जब फील्ड था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोलॉजी का बिगिनिंग था। तो उस टाइम पे डॉक्टर कैंट साहब का बहुत ही क्लियर विजन था कि द जो चीजें आपको दिख रही है उसी पे आपका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और जो चीजें नहीं दिख रही है या जो चीजें उस टाइम पे एक्सप्लेन किए जा रही थी, तो उन्होंने उस सभी थियरीज को एक फुलिश थियरीज के नाम दिए थे, फुलिश थियरी का नाम दिया था, वेदर वो बैक्टीरिया का डॉक्ट्राइन हो या मॉलिक्यूलर
theory हो. Most doctors have gone crazy over the vicious microbes. Most doctors have gone crazy over the vicious microbes as being the cause of the disease and think that the little fellow are exceedingly dangerous. As a matter of fact, they are the scavengers. तो जैसे कि हम जानते हैं, ये कैंट साहब ने भी बोला है, स्टुअर्ट क्लोज साहब ने भी पैथोलॉजी के कोरिलेशन में बोला है कि जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर कंसिडर्ड एज अ स्कैवेंजर्स, राइट. तो कोई उस टाइम पे भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जो विशियस माइक्रोब्स है उसको आप कॉज ऑफ डिजीज कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते, और वो तो बिल्कुल नहीं सोच सकते कि दे आर वेरी डेंजरस. The microbes is not the cause of disease. We should not carried away by this ideal allopathic dream and vain imagination, but should correct the vital force. तो उनका बहुत ही क्लियर था कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ऑफ डिजीज नहीं हो सकता है. जो कोई भी क्रॉनिक डिजीज में जब बात आती है, जो जो हनीमैन साहब ने क्रॉनिक डिजीज का जो क्लासिफिकेशन दिया है, सोरा, साइकोसिस या सिफिलिस, दे आर द अल्टीमेट थिंग by which any chronic disease will develop. And we would we should not carry away this ideal allopathic dreams and vain imagination, but should correct the vital force. So जो एफोरिज्म 9-10 में हमारे हनीमैन साहब ने वाइटल फोर्स की जो क्वालिटीज बोली गई है, या डेविएशन ऑफ वाइटल फोर्स इज अ अल्टीमेट कॉज ऑफ अ डिजीज, दैट शुड बी करेक्टेड. जो उनका ओपिनियन था कि जो कुछ भी हो रहा है या कोई भी इंसान के अंदर डिजीज हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स के डेविएशन की वजह से हो रहा है. माइंड, बॉडी एंड सोल, विच इज इट इज अ ट्रायंगल विच इज गवर्न बाय द वाइटल फोर्स. तो वाइटल फोर्स का हम जब करेक्शन करते हैं, ऑटोमेटिकली पेशेंट का डिजीज क्यूरेटिव वे में जाता है. इट इज नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग्स दैट मैन बिकम सिक, not from bacteria nor environment, but the from cause within himself, right. तो यहाँ पे भी हम जो फेमस कैंट साहब का डायलॉग है कि व्हील एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द मैन, व्हील इज द हाउस इन विच अंडरस्टैंडिंग रिसाइड्स. सो वो क्लियरली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल थिंग से इंसान बीमार नहीं होगा. ना ना तो बैक्टीरिया से होगा, ना तो उन्होंने तो वहां तक की कहा है कि ना ही एनवायरमेंट से, बट जो कोई भी कॉज होगा वो विद इन हिमसेल्फ. कि जो कुछ भी कॉज होगा वो माइंड के अंदर होगा या विद इन द बॉडी होगा, दैट इज द अल्टीमेट, की जिसकी वजह से बंदे को डिजीज होगा. ना ही किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में वो बोला गया है कि ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो एबिलिटी है कि वो डिजीज को डेवलप कर सके, कि ना ही एनवायरमेंटल फैक्टर. जब तक बंदे की ससेप्टिबिलिटी नहीं होगी, तब तक एनवायरमेंट भी उस किसी को अफेक्ट नहीं करेगा. सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट फर्स्ट एंड डोंट वरी अबाउट द बैक्टीरिया, दे आर द सेंसलेस थिंग्स. तो जैसे कि हम कैंट के लेसर राइटिंग पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ग्रेवियस डिजीज में भी कैंट साहब ने बहुत अच्छे प्रिस्क्रिप्शन दे के उनको क्यूरेटिव रिजल्ट दिए हैं. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट फॉर अस, कि हमें पेशेंट की लाइफ सेव करनी है, और बैक्टीरिया के बारे में नहीं सोचना है. दे आर सेंसलेस थिंग्स. देयर इज एन इंसैनिटी इन द साइंस of the present day, because they want something that in its aggregate will be large enough to be felt with the fingers, right. तो उस टाइम के पिक्चर को उन्होंने डेपिक्ट किया है कि देयर इज अ इंसैनिटी इन द साइंस ऑफ प्रेजेंट डे, बिकॉज दे वांट समथिंग दैट इन इट्स एग्रीगेट विल बी लार्ज इनफ टू बी फेल्ट विद द फिंगर्स. सो जो हम एग्जामिनेशन या अपने फिंगर से या अपने ऑब्जर्वेशन से जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन चीजों के लिए हमें उस वैसा नहीं सोचना है कि रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द अल्टीमेट जिनकी वजह से डिजीज हो सकता है. द बैक्टीरियम इज अ इनोसेंट फेलर
and if he carries disease, he carries the simple substance which cause disease, just as an elephant would. So again, simple substance, हम जानते हैं कि simple substance कैंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है. तो वहां पे भी उन्होंने यही बोलना चाहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनोसेंट फेलर है, और जो अल्टीमेटली हमें जो ट्रीट करना है वो वाइटल फोर्स को करना है. वाइटल फोर्स जब डेविएट होता है, उस वाइटल फोर्स की डेविएशन को मुद्दे नजर रखते हुए हमारा प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए. Then the third greatest quality which is owned by Dr. Kent is religious moralist. तो रिलीजियस मोरलिस्ट, ये भी सभी को मालूम है कि कैंट साहब एक बाप्टिस्ट फैमिली से थे, और उन्होंने पहले से ही अपने घर के अंदर एनवायरनमेंट में एक रिलीजियस माहौल पहले से देखा हुआ था. So we don't have to search very hard to find a mass of religious idea within homeopathy which illustrate how puritanical and moralizing homeopathy tends to be. So following quotes from Kant's lecture and aphorism reveals very rich seam of such material. You cannot divorce medicine and theology. Man exists all the way down from his innermost spiritual to his outermost natural. Right? So ये जो quotes है वो कैंट साहब ने अपने लेसर राइटिंग, देन माइनर राइटिंग बाय जिप्सर और कैंट लेक्चर्स फिलोसॉफी में से सभी को इकट्ठा करके कलेक्ट किए गए हैं. और उनका बहुत ही क्लियर है कैंट साहब का कि यू कैन नॉट डाइवर्स मेडिसिन एंड थियोलॉजी. A man who cannot believe in God cannot become a homeopath. So as truly understood, हम सबको मालूम है कि एक होम्योपैथ होने के लिए एक बंदा रिलीजियस होना जरूरी है और गॉड में बिलीवर करना बहुत ही जरूरी है. द बॉडी बिकम करप्ट बिकॉज मैंस इंटीरियर विल बिकम करप्ट. सो अगेन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि विल एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ मैन. तो बॉडी कब करप्ट होती है? बॉडी तभी करप्ट होती है कि जब मैन का इंटीरियर विल बिकम करप्ट. डॉक्टर कैन साहब ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, बाइबल के एग्जाम्पल से, एडम ईव एंड सरपेंटेन एग्जाम्पल सबको मालूम है, तो उसको हम डिटेल में नहीं जाते हैं. द फर्दर पॉइंट, मैन बिकम डिस्पोज टू सिकनेस बाय डूइंग एविल थ्रू थिंकिंग रॉन्ग. राइट. तो यहाँ पे भी कैन साहब का बहुत ही क्लियर है कि कोई भी इंसान को सिकनेस कब होगी, जब उनके अंदर कोई भी एविल थॉट जो दिमाग के अंदर आएगा, तभी उनके अंदर कोई भी डिस्पोज टू सिकनेस होगी. सोरा के बारे में भी उनका बहुत ही क्लियर था. सोरा इज द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ मैन्स विल, द अल्टीमेट ऑफ सीन. तो जैसे कि हम कई बार हम जब स्टूडेंट थे तभी भी, और जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तभी भी हम बोलते हैं कि सोरा इज अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, सोरा इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस. सो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. दिस आउटग्रोथ विच हैज कम अपॉन मैन फ्रॉम लिविंग अ लाइफ ऑफ एविल विलिंग इज अ सोरा. तो जो जो कहानी एक एबनॉर्मल व्हील से शुरू होती है, मॉर्बिड रादर देन एबनॉर्मल, मॉर्बिड व्हील से शुरू होती है, वहां से ही किसी भी डिजीज का बिगिनिंग होता है. थिंकिंग, विलिंग एंड डूइंग आर द थ्री थिंग्स इन लाइफ फ्रॉम विच फाइनली प्रोसीड टू द क्रॉनिक मायासिन. तो जैसे हनीमैन साहब ने भी बहुत क्लियरली बताया गया है, और इसी चीज को कैंट साहब ने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि पहले थिंकिंग फिर विलिंग, और उसी चीज का जब हम एग्जीक्यूशन प्रैक्टिस में करते हैं, या व्हेन वी आर परफॉर्मिंग दैट विलिंगनेस इन फॉर्म ऑफ डूइंग, देन दिस थ्री थिंग्स जो लाइफ में है वो क्रॉनिक मायाज्म को डेवलप करती है. Had Sora never been established as a miasm upon the human race, susceptibility to yes ma'am, is it visible ma'am? होल्ड करना, हाँ जी बिल्कुल सर, विजिबल है बिल्कुल. Yeah, okay.
Sora never had been established as a miasm upon the human race. Susceptibility to acute disease would have been impossible. It is the foundation of all sickness. So again, Sora के बारे में ये point clearly उन्होंने mention किया है. Sora is a state of susceptibility to disease from willing. Sora is a state of susceptibility to disease from willing evils, right? The human race today walking the face of the earth is but little better than a moral leper. Such is the state of human mind at the present day. To put it another way, everyone is a sorry. ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. हनीमैन साहब भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि everyone is a sorry and it is practically impossible to eradicate Sora from the human generation or human being. Sora would not exist in a perfectly healthy race. So जो कभी कोई भी perfectly healthy race होगा तो उसमें कभी भी Sora exist नहीं करेगा. As long as man continue to think that which was true and held that which was good to the neighbor, that which was uprightness and justice, so long man remained free from disease, because that was the state in which he was created. यहाँ कैंट साहब ने बहुत अच्छे से वो कोरिलेट किया है कि जब कभी भी हम अपने नेबर के बारे में सोचेंगे और नेबर के बारे में अपराइटनेस से के बारे में सोचेंगे या जस्टिस के बारे में सोचेंगे, तो देन वी आर रिमेनिंग फ्री फ्रॉम द डिजीजेस. और उसका रीजन भी उन्होंने दिया है, क्योंकि उसी स्टेट के साथ हमको गॉड ने क्रिएट किया गया है कि हमें हमारे नेबर है उनके बारे में भी जस्टिस क्या है, अपराइटनेस क्या है, उसके बारे में सोचना चाहिए. और वही चीज हम प्रैक्टिकली लाइफ में देख सकते हैं कि इट इज वेरी मच डिफिकल्ट कि वो स्टेट ऑफ माइंड, जिस माइंड ऑफ स्टेट से हमें क्रिएट किया गया है, उस चीज को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें. द इंटरनल स्टेट ऑफ मैन इज प्रायर टू दैट विच सराउंड्स हिम, therefore the environment is not the cause. तो यहाँ पे भी वही जो हमने आगे पॉइंट डिस्कस किया कि जो अल्टीमेट है वो इंटरनल स्टेट ऑफ मैन है. तो इंटरनल स्टेट ऑफ मैन है वो ऑलवेज प्रायर रहेगा उसके सराउंडिंग की कंपेयर में. और उसका एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देते हुए भी बोला गया है कि एनवायरमेंट का कॉज होना वो बहुत ही इम्पॉसिबल है, कि अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनल स्टेट ऑफ मैन. Disease corresponds to the man's affection, and the disease upon the human race today are but the outward expression of man's interior. Man hates his neighbor, he is willing to violate every commandment. Such is the state of man today. This state represent in man's disease. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसी का एक्सटेंशन किया गया कि डिजीज corresponds to man's affection, and the disease upon human race today are but the outward expression of man's interior. Man क्या करता है, तो man hates his neighbor, he is willing to violate every commandments. तो उसी की वजह से that is वो एक important reason है कि everyone जो इस अर्थ पे है वो सूरा को लेके ही चल रहा है. Sura is the beginning of all physical sickness, is the underlying cause, and is the primitive or primary disorder of the human race. So यहाँ पे सोरा को ज्यादा जस्टिफाई करते हुए उन्होंने बोला है कि जो बिगिनिंग है फिजिकल सिकनेस की और उसका जो कॉज है वो प्रिमिटिव एंड से फ्रॉम द प्राइमरी डिसऑर्डर ह्यूमन रेस का है. For it goes to the very primitive wrong of the human race, the very first sickness of the human race, that is the spiritual sickness, which in turn laid the foundation for the other disease. तो जो spiritual sickness जो primitive one है वहां से ही सब disease का originated हुआ है. तो इन सब कोट से वो बहुत ही क्लियर है कि कैंट साहब कितने प्योरिटिनिकल थे, कितने मोरालिस्ट थे, और डिजीज के बारे में उनके क्या ख्यालात थे कि ह्यूमन रेस में जो डिजीज आया है वो कहाँ से आ रहा है. और सोरा को ही ओरिजिनल सीन
और द फॉल ऑफ मैन उनको बोला गया है। Thus, he viewed homeopath as a goody savior who dispensed spiritual as well as physical cures, and the illness is stems from the corrupted state of man, which homeopathy can cure. Kant's logic is rather like all sick men are bad. Socrates is sick, therefore Socrates is bad. But in his case, he contend all sickness originate from the internal cause. Internal cause are spiritual, therefore all sickness has a spiritual basis. And then from there, he equates internal and spiritual cause as the miasm. Thus, in his view, the miasm are to be viewed as the internal spiritual sins or a derivatives of them. He also has another line, क्योंकि कई बार हमें ये बोला गया है कि सिखाया गया है कि कैंट साहब थे जो जब उनकी प्रिस्क्रिप्शन रहती थी वो मेजोरिटी टाइम हाई पोटेंसी में रहती, तो उनका जो जस्टिफिकेशन हम यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं. ही ऑल्सो एवर्स अनदर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑल डिजीज कॉज inner world are invisible and nebulous. All potentized remedies are of a similar nature. Thus, potentized substance and especially the higher potencies are the only means of curing disease by reaching into the subtle interior realm of the disease cause. This also leads in his often repeated adage of higher and deeper. The probably also forms the basis for his strong advocacy to the use of very highest potency. In this manner, we can analyze a decent Kant brand of a homeopathy. तो जिस तरह उसका कोरिलेशन है कि जो ऑल डिजीज कॉज है इनर वर्ल्ड एज दे आर इनविजिबल एंड नेबुलस, सिमिलरली जो हम हायर पोटेंसी जो एडवोकेसी जो कैंट साहब ने की है कि हायर एंड डीपर, दैट शुड बी आइडियल वे ऑफ अ गिविंग प्रिस्क्रिप्शन. तो दिस इज अगेन ये कोरिलेशन है कि थॉमस एक्विंस करके हो गए 1225 से 74 के बीच में, उनमें और कैंट साहब में क्या सिमिलरिटी थी. कैंट शोज रिमार्केबल डिवोशन टू अ डिडक्टिव लॉजिक एंड apparent ignorance of induction or knowledge based upon the experiment data and the evidence of the senses, to which he also remains either oblivious or contemptuous. There are some good parallel between Kant and Thomas Aquinas. Both treat their subject matter with immense reverence as received by dogma, which cannot be questioned, and then build upon the basis their towers of speculation and philosophy. Both also tend into the direction of a rigid dogmatism, excessive preciousness, and jealous devotion to truth as received knowledge, not as a freedom of thought or experimentation, toward which both seems utterly opposed. I would contend that the Puritan idea within the homeopathy is correctly invoked by Kant. In the illness tends to be regarded by many of us as an unwanted evil which must be cleansed out of the system by the healer. In most culture, the healer is thus viewed as a agent of divine assistance. So ये जो तीसरा पॉइंट है जो रिलीजियस मोरालिस, राइट, तो उस पॉइंट को हम मद्देनजर रखते हुए कि कैंट के प्यूरिटन आइडिया जो होम्योपैथी के बारे में थे वो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं. मैडम स्क्रीन इज विजिबल? हाँ जी सर, बिल्कुल विजिबल है. हाँ, अब मैडम मैं जो दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे एक करना चाहूंगा, शॉर्ट में निपटाना चाहूंगा. ये एक आर्टिकल है डॉक्टर पार्था राय सर का. इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो आई हैव रियलाइज कि जो हमें कन्वे किया गया है होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी द्वारा और
हम जो स्टूडेंट को कन्वे करते हैं कि कैंट इज ऑलवेज फिलीवर ऑफ मेंटल सिम्टोम ओनली, कैंट के सभी प्रिस्क्रिप्शन मेंटल्स पे ही रहते थे। तो इस आर्टिकल को मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहूंगा कि ये एक स्टडी है। इस स्टडी को रिट्रोस्पेक्टिवली जितने कैंट के लेसर राइटिंग के जो केसेस थे, राइट, उसके बेस पे पूरा किया गया है। The study is retrospective and based on the case records included in Dr. Kant's lesser writing. This is a theoretical review based on the work of Dr. Kant and other homeopathic writers. The study was conducted by Dr. Partha Rai sir in Aurangabad between 2021 to 2022. जो ईयर उन्होंने कैंट के बारे में जो बताया गया है वो सब है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक क्या है कि द वन हु यूज द मेथड और अप्रोच कंपोज ऑफ एलिमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। मैं जो आपको बताना चाहूंगा, जो एक स्वीडनबर्गियन जो पॉइंट था, right, like Samuel Swedenborg, he was the first who anticipated the existence of neuron in human body, concepted existence of cerebral cortex या CSF फंक्शन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के है वो, और इंटेलेक्ट के रिलेटेड जो कोट किया गया है। यहाँ पे जो 3 लेवल की बात है उस पे मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि he came up with the 3 level Swedenborg and in 17th 16th 17th century 3 level of mind in every human: sensual mind represent instincts and sensory perception; second level emotional mind representing affection and feeling; and third rational mind representing the capacity to make the judgment। इसी के बेस पे डॉक्टर कैंट साहब ने जो विल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी को एस्टैब्लिश किया। नाउ द एनालिसिस स्टडी ऑफ द केसेस, इस स्टडी के जो कुछ पॉइंट्स है उस पे मैं आप सबका थोड़ा ध्यान रहे वो चाहूंगा कि इस लेसर राइटिंग में टोटल 111 देर आर टोटल 111 केसेस, 111 केसेस थे कैंट की लेसर राइटिंग में। उस 111 केस के बारे में एक स्टडीज आई है कि उसमें कौन सी मेडिसिन यूज की। उसमें जो मेजर पोर्शन विच आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन वो ये है कि जो 111 केसेस थे उसमें से जो 5 जो केसेस थे वो डिस्कशन थे। एक ही नाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वी हैव नंबर्ड सीरियली 111। 5 जो केसेस थे यहाँ पे, तो 5 केसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और 106 केसेस को एस्टैब्लिश किया गया था कि जो कैंट साहब ने ट्रीट किए गए थे। वहां पे नंबर ऑफ रेमेडीज, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेमेडीज विच वर प्रिस्क्राइब, कि पल्सेटिला से लेके सेपिया तक कौन सी रेमेडी कितनी बार यूज की गई, उसका भी एक स्टडी है कि पल्सेटिला और सल्फर और फॉस्फोरस जो थे वो मैक्सिमम केसेस में यूटिलाइज की। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं कि कौन सी रेमेडी कितने बार यूज की गई है। फिर एक दूसरा स्टेटिस्टिकल स्टडी ये था कि कौन सी पोटेंसी यूज की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि कैंट साहब को बहुत ही माना गया है हायर पोटेंसी को यूज करने के लिए, तो उसी हिसाब से वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। 10 m पोटेंसी 44 टाइम यूज हुई, 33 टाइम CM पोटेंसी यूज हुई और 50 मिलीसिमल 24 टाइम्स यूज हो गई। जब ये जो पॉइंट है उस पे मैं ज्यादा आपको तवज्जो रखने को बोलूंगा कि जो 111 केसेस में से जहां पे मेंटल सिम्टोम मेंशन किए गए हैं, 111 में से सिर्फ 17 जगह पे मेंटल सिम्टोम का जिक्र है लेसर राइटिंग में, और 94 केसेस में मेंटल सिम्टोम आर नॉट मेंशन।
दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जो कैंट साहब के सोनली जो प्रिस्क्रिप्शन थे, वो जो मेंटल सिम्टोम पे बेस्ड थे, वो केसेस सिर्फ 6 थे। जहां पे कैंट साहब ने सिर्फ मेंटल सिम्टोम को कंसीडर किया हो और प्रिस्क्रिप्शन दिया हो, वो केसेस की टैली सिर्फ नंबर ऑफ केसेस 6। प्रिस्क्रिप्शन नॉट बेस्ड ऑन अ मेंटल सिम्टोम आर 105, राइट। सो ये एक अदर एस्पेक्ट है, शायद आई डोंट नो कि हम सब में से कितने लोग इस चीज को जानते हैं, पर इस चीज को पढ़ने के बाद मैंने जब लेसर राइटिंग देखे और उस चीज को जब वेरीफाई किया, तब आइडेंटिफाई किया कि कई बार हमें जो कन्वे हो रहा है कि कैंट साहब सिर्फ मेंटल पे प्रैक्टिस करते थे, राइट। तो जो लेसर राइटिंग को जब हमने एक्सप्लोर किया, और पार्था राय सर ने भी औरंगाबाद के वो जो है उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो तब आइडेंटिफाई हुआ कि 6 ही केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रिस्क्रिप्शन वेर सोलली बेस्ड ऑन अ मेंटल सिम्टम, और 105 केसेस ऐसे हैं कि जहां पे या तो पीक्यूआरएस को तवज्जो ज्यादा दिया गया है, या फिजिकल जनरल सिम्टम को ज्यादा दिया गया है, या पीक्यूआरएस विद मार्क मोडालिटी को ज्यादा तवज्जो दिया गया है या इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से ऑथर ने कंक्लूड किया है कि through the study of clinical cases, it is observed that mental symptom for which Kent is world famous is not reflected in the cases collected from his lesser writing. Most often, the mental expression used as a differentiating point. डिफरेंशिएटिंग पॉइंट करने के लिए मेंटल सिम्टोम को यूज किया गया है, नॉट एज अ डायरेक्ट टूल फॉर द फाइनलाइजिंग ड्रग। The same understanding is not reflected in his repertory too, where we find lot of particular chapters. In Synthesis Repertory, volume 1 and 2 contain the rubric of mind and generals, and third volume contain rubric of sleep, dream, and sex. Authors, that means Barthel and Klunker, author of this repertory might have understood the self-contradictory point of a Kent repertory. सो ये एक मेरा एक अटेम्प्ट था आपको दिखाने के लिए कि जो तीन जो पॉइंट थे कि जिनमें वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे, वेदर इट इज डॉगमेटिस्ट, वेदर इट इज रिलीजियस मोरालिस्ट, राइट, और वेदर इट इज रिलेटेड टू द अदर एस्पेक्ट दैट इज अ मेंटल सिम्टम। क्योंकि हमें कई बार फ्रेटर्निटी, हमारे टीचर्स, होम्योपैथी इन जनरल हमें ये ऑलवेज बताते हैं कि कैंट इज इक्वल टू मेंटल सिम्टम एंड मेंटल सिम्टम इज इक्वल टू कैंट। तो ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट था कि एक अदर एस्पेक्ट ऑफ कैंट में दिखा पाऊं और कम्युनिटी को ये कन्वे कर सकूं कि एक ऐसी भी स्टडी है जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि कैंट साहब के जितने प्रिस्क्रिप्शन थे वो टोटली मेंटल्स पे नहीं थे, और वेरी फ्यू नंबर्स मेंटल्स पे थे। ओके। तो मेरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। ओके ओके डॉक्टर नीरव, बहुत ही आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया था सर। मतलब जो भी आपने कलेक्शन ऑफ हिज राइटिंग्स और जो ये आपने रिसर्च स्टडी भी आपने दिखाई, ये एक बहुत बड़ा मतलब पता चल रहा है कि आपने अपना होमवर्क पूरा किया, आपने पूरा डेटा कलेक्ट करके आप पूरा फैक्ट्स दिखा रहे हैं। बहुत अलग तरह का सेशन था आज। हमने केसेस न देख के डॉक्टर केंट के उसके माध्यम से किस तरह से उन्होंने होम्योपैथी में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी क्या सोच थी और किस तरह से हम उस सोच से सीख ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था आज का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें मैं ये यही कहना चाहूंगी कि जो भी उन्होंने प्रैक्टिस और एज अ थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट किया है, उसको हम अच्छे से स्टडी कर पाए। रिपर्टरी भी डॉक्टर केंट की, मैंने डॉक्टर केंट की रिपर्टरी कम यूज की है, मटेरिया मेडिका ज्यादा यूज की है। मोस्टली लोग मटेरिया ज्यादा पढ़ते हैं, रिपर्टरी इतना नहीं यूज कर पाते हैं। लेकिन एवरी ऑथर एक्चुअली, होम्योपैथी इतना वास्ट है कि हमारे को टाइम ही नहीं मिलता है। वी नीड लॉट ऑफ टाइम पूरा स्टडी करने के लिए। एक मैं कहती हूँ एक जन्म काफी नहीं है होम्योपैथी समझने के लिए।
इतना वास्ट लिटरेचर है, आप जितनी बार होम्योपैथी में कोई भी बुक उठा के पढ़ेंगे आपको हर बार कोई नई चीज मिलती है। तो बिल्कुल बिल्कुल मैम। लेकिन तब भी हमें जारी रखनी चाहिए कोशिश। इसमें यहाँ पे डॉक्टर राम परवेश शाह सर कुछ कहना चाहते हैं। जी जी हाँ जी प्लीज सर। सर। चलिए, थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कर हाँ जी। एंड डॉक्टर नीरव भट्ट जी, बधाई हो। और थैंक यू आपने सर। डॉक्टर केंट जी का इतना बढ़िया से बेहतरीन से उनकी जीवनी को रखे, मैं भी प्रसन्न हो गया कि जो है बहुत अच्छा आपने केंट साहब को रखे। और बहुत बढ़िया बताया कि केंट साहब का जो सोच था, इनविजिबल मेन कॉज ऑफ डिजीज, इनविजिबल, एग्जैक्टली। जिसको देखा नहीं जा सकता, है ना। और जी क्रोनिक केस में तो उनका था ही फंडामेंटल बिल्कुल। लॉ, सोरा, साइकोटिक एंड सिक्लिटिव, सोरा। और आपने बताया कि ऑल मैन सफरिंग फ्रॉम सोरिक इन नेचर, सभी व्यक्ति सोरा से ग्रसित, लेकिन उसके अंदर में सोरा का क्या रोल है उस पर निर्भर करता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिल्कुल सोरा, बिल्कुल सर। सोरा एक काइंड ऑफ इचिंग, नोचनी, और नोचनी इज कॉल्ड मेंटल इचिंग, माइंड की नोचनी। माइंड की नोचनी आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पर निर्भर करता है बीमारी का कारण। ऐसे तो बहुत सा कारण है, इलेक्ट्रिकल डिस डिसबैलेंस भी कारण है। बहुत अच्छा आपने आज बताए, बहुत बहुत थैंक यू बधाई सर। हो। और हाँ जी। थैंक यू। डॉक्टर भुवन, एक क्वेश्चन है आपके लिए सर। उस टाइम 30 to 200 पोटेंसी यूज नहीं करने का क्या कारण हो सकता है, ये भुवन जी पूछ रहे हैं। मेंटल सिम्टम्स को आसानी से पेशेंट में कैसे ढूंढें। सी मैं ऐसा जितना स्टडी कैंट साहब का किया उसमें ये रियलाइज हुआ है कि उनकी जो लेटर प्रैक्टिस थी वो ज्यादातर हायर पोटेंसी पे बेस्ड थी। जो उनके इनिशियल डेज थे वहां पे ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्टली हायर पोटेंसी पे ही गए थे। पर वो जो इन्फ्लुएंस हमें जो हमने स्टडी किया स्वीडनबर्ग का, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो स्वीडनबर्गियन सोच को कैसे उन्होंने एडवांसमेंट किया और कैसे होम्योपैथी में उसको कोरिलेट किया। तो जो ज्यादातर उनकी स्टार्टिंग की जो प्रैक्टिस थी वो शायद 30-200 पे हो सकती है, पर बाद की जो प्रैक्टिस थी, जैसे कि हम स्टैटिस्टिकल लेसर राइटिंग भी देख रहे हैं, तो 10M और LM पोटेंसी के बहुत सारे केसेस उन्होंने अच्छे से ट्रीट किए थे और अच्छे से क्यूरेटिव रिजल्ट भी दिए थे। तो ये एक छोटा सा एटम था मेरा कि एक अदर एस्पेक्ट भी कैंट की हम दिखा सकते हैं। इसीलिए जो पावर पॉइंट था वो स्लाइड्स, क्योंकि स्लाइड्स के बारे में सबको मालूम है, ये कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर ये दो जो एस्पेक्ट थी कि उनके जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, 3 कार्डिनल क्वालिटीज वो कर रहे थे। और दूसरा ये जो मेंटल सिम्टोम और स्टडी, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ लेसर राइटिंग ऑफ कैंट सर। तो मैं नेहा मैडम का भी खूब तो आभारी हूँ डॉक्टर और नीरव काज। हाँ जी सर, सर बोलिए बोलिए बोलिए। आपका खूब आभारी हूँ और इंटरनेशनल फोरम ऑफ प्रमोटिंग होम्योपैथी को बहुत ही धन्यवाद, एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि जिसकी वजह से मैं अपने थॉट्स को एक कम्युनिटी तक एक्सप्रेस कर सकूं। हाँ जी मे सर। भी काफी लोग इससे ये नहीं तवज्जो नहीं रखते होंगे या कन्विंस नहीं हो सकते, बट आई हैव मीन्स मैंने जो फैक्ट है वही दिखाने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर नीरव भट्ट का, आपके लिए काफी सारी अप्रिसिएशन भी आई है। और इसी तरह आगे भी सेशन लेके आइएगा सर। और बिल्कुल अब बिल्कुल हमारे मैम। हिंदी सेशन का टाइम हो गया है। नीरज जी, और एक बात डॉक्टर केंट बोले हैं प्लस एक जगह राम पर परवेश सर कि जी, टाइम हो रहा है यदि इंग्लिश टीम। हाई। इंग्लिश टीम के लिए अभी टाइम हो रहा है, तो अभी हिंदी टीम के लिए बाय बाय कहेंगे। और ओके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरव का। और अब मैं थैंक यू। इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर मनोज को।